नेक्स्ट है रेंज ऑफ लेंथ। लेंथ को कैसे मेजर करेंगे? जैसे तो बहुत ही अगर छोटी साइज है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, जैसे फर्मी है, एंगस्ट्रॉम में उसको मेजर करते हैं। तो 1 फर्मी किसके बराबर होता है? 10 की पावर -15 मीटर, यानी कि एक एटम की साइज होती है 1 फर्मी। ऐसे 1 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आप 11th क्लास में आ गए तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे इनको नोट कर लो या फेमिलराइज हो जाओ इन चीज़ों से, क्योंकि आगे काम आएंगे यूनिट्स अपने। तो ये तो था बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो हम मोस्टली फर्मी या एंगस्ट्रॉम में करते हैं। ऐसे बहुत लार्ज अगर डिस्टेंस है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU, या फिर लाइट ईयर। ये दो हम यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना आता है? जैसे डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच में कितना है? इतना डिस्टेंस, इतना मीटर है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो इतना मीटर के बराबर होती है, इतना मीटर है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड बना लिया कि सन और अर्थ के बीच की दूरी को हमने स्टैंडर्ड बना लिया, और इसको हमने क्या बोल दिया कि भाई ये जो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब हम उस हिसाब से इसको यूज करते हैं आगे, ठीक है ना। तो इस डिस्टेंस के इतना बराबर डिस्टेंस को हमने एक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर मान लिया, और इसको हम एज ए रेफरेंस यूज करेंगे आगे। और किसी प्लैनेट्स के डिस्टेंस निकालने तो हम इसके कंपेरेटिवली देख सकते हैं कि वो कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। ऐसे 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर क्या है कि द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? तो इतना मीटर ट्रेवल करती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो वो कितने के बराबर होता है? 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो जैसे कि सन से मान लीजिए, सन से अपने यहाँ अर्थ तक लाइट कितनी देर में पहुंचती है? इट टेक्स नियर अबाउट 8 मिनट्स, 8 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमने इसी के बेसिस पे निकाली है। ऐसे मास को मेजर करने के लिए, मास को, तो मास की ऐसा यूनिट हमें पता है केजी होता है। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी होती है। केजी में हम निकालते हैं मास को। लेकिन ये केजी, ये अब एक केजी में कितना वजन होना चाहिए, हमें आया कहां से? ये भी तो कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया होगा ना हमने। तो ये कहां से आया? 1 एटॉमिक स्केल, ऑन एटॉमिक स्केल इट्स मेजरिंग यूनिट इज AMU। एटॉमिक मास यूनिट के आधार पर हम निकालते हैं। ये आपने, ये 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है, एटॉमिक मास यूनिट केमिस्ट्री में पढ़ा है ये। तो एटॉमिक स्केल है, एटॉमिक स्केल तो मतलब एटॉमिक लेवल पे है, तो बहुत ही स्मॉल स्केल होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने के बराबर होगा? 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12। तो C12 जो कार्बन है, जो कार्बन 12 जो हम आइसोटोप लेते हैं, कार्बन 12, उसका 1/12, उसका 12वें हिस्से का जो मास होगा वो कितने के बराबर होगा? 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। तो उसको हमने बेस बनाया। अब ये कार्बन को ही बेस क्यों बनाया, पता आप लोगों को? क्योंकि इस धरती के ऊपर जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, जितनी भी चीजें आप डेली डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हो या यूज करते हो, उन सब में 96% जो है कार्बन उसके अंदर पाया जाता है। आप जो टूथपेस्ट यूज करते हो उसके अंदर कार्बन होता है, आप जो टूथब्रश यूज करते हो उसके अंदर कार्बन होता है, आप, ठीक है। तो कार्बन जो है मतलब हमारी अर्थ के अंदर 96% मतलब हर एक चीज के अंदर अवेलेबल है। तो इसलिए हमने कार्बन को इसमें बेस यूनिट माना है। और कार्बन भी कौन सा? कार्बन 12 जो आइसोटोप है कार्बन का, उसको हमने लिया है, ठीक है। तो उसका 1/12, उसका 12वें हिस्से में जितना वजन आएगा, ठीक है ना, वो किसके बराबर होगा? 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और नॉर्मली देखिए हम जो मास को मेजर करने के लिए 2-3 तरीके यूज करते हैं, ठीक है ना। फॉर कॉमनली विजिबल ऑब्जेक्ट्स, जो चीजें हमें दिखती हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, जैसे जो नॉर्मल जो हम कॉमन बैलेंस यूज करते हैं, इसे हम तराजू बोलते हैं। कॉमन बैलेंस जो दुकानों में पहले यूज किया करते थे, आजकल तो इलेक्ट्रिकल वाला आ गया। तो कॉमन बैलेंस जिसमें 2 पेन होते हैं और उनको हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो एक तरीका है। अगर मान लीजिए
बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपको किसी ट्रक का वजन करना है, तो ट्रक को तो आप तराजू में रखोगे नहीं भाई, एक एक तराजू में आपने ट्रक को रख दिया एक पैन में, और दूसरे पैन में आप उसके इक्वल अमाउंट का वजन कहाँ से लेके आओगे, ठीक है ना। तो तराजू पे तोलना बहुत मुश्किल है ट्रक को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल मेथड यूज़ करते हैं कि उसको एक बेस के ऊपर ले जाके, आपने देखा हो जो धर्म कांटे वगैरह होते हैं अपने यहाँ, कि उस बेस के ऊपर ले जाके खड़ा कर देते हैं, वो जितना उस पर प्रेशर डालता है नीचे, ठीक है ना, और उस प्रेशर को वो मेजर करता है। तो ये ग्रेविटेशनल मेथड है, क्योंकि हम अपने मास के हिसाब से अपन क्या करते हैं, धरती के ऊपर एक वजन डालते हैं अपन, ठीक है ना। और अगर इससे भी बहुत ज़्यादा कोई चीज़ लाइट है, ये तो हैवी के लिए हो गया, ये तो ठीक है ना, तो ये विजिबल जो है कॉमन बैलेंस, ये तो मीडियम स्केल में आ गया। ग्रेविटेशनल मेथड हैवी स्केल पे आ गया, हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर बहुत लाइट है, जैसे मान लीजिए आपको 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वजन देखना है, या 1 हाइड्रोजन एटम का आपको मास निकालना है, तो उसको तो तोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए अपन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। तो अलग अलग टेक्निक हम इसमें यूज करते हैं। एक आपको ये पता होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.673 इंटू 10⁻⁻23 27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये बेसिक यूनिट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और आप पढ़ते भी आ रहे हैं 10th क्लास से। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को हम लोगों को पता है, टाइम को किसे मेजर करते हैं हम, सेकेंड्स में। तो ऐसा यूनिट क्या है टाइम की, सेकेंड। लेकिन हमें पता कैसे चला कि 1 सेकेंड की ड्यूरेशन कितनी होगी, क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए 1 सेकेंड की। भाई 1 आवर तो हमें पता है उसमें 60 मिनट होते हैं, ऐसे 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ऐसे ही 1 सेकेंड में कितना होता है, मतलब कितनी ड्यूरेशन का 1 सेकेंड होना चाहिए। तो ये हमें कहाँ से मिला, तो इसके लिए भी हमने अगेन क्या लिया है, एटॉमिक क्लॉक हम यूज करते थे इसमें। एटॉमिक क्लॉक की हेल्प से हमने इसको निकाला है। ये डायग्राम में भी दे रखा है कुछ इस तरह की, स्टार्टिंग में क्लॉक हमने डिजाइन की थी जिसे हम एटॉमिक क्लॉक कहते हैं। तो एटॉमिक क्लॉक से आप समझ गए होंगे, हमने कुछ एटम से रिलेटेड कुछ बनाया है, ठीक है। तो मेजर्ड बाय एटॉमिक क्लॉक। तो एटॉमिक क्लॉक क्या है, इज बेस्ड अपॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ सीसियम एटम। जो सीसियम एटम है, जिसका एटॉमिक नंबर 55 है, एटॉमिक मास 133 है, सीसियम एटम। तो सीसियम एटम की हमने वाइब्रेशंस इसमें कैलकुलेट किए हैं, ठीक है ना। तो उसमें कुछ वाइब्रेशंस होती थी, जब इतनी वाइब्रेशंस अगर उसकी हो गई तो वो 1 सेकेंड के बराबर होगा। अभी वाइब्रेशंस कितनी होनी चाहिए थी उसके अंदर, 1 सेकेंड इज टेकन एज द टाइम नीडेड फॉर इतना वाइब्रेशंस ऑफ सीसियम 133 आइसोटोप। तो सीसियम का हमने कौन सा आइसोटोप लिया है, 133 आइसोटोप लिया है, और उसमें जब वो इतनी वाइब्रेशन कर लेते हैं, 1 10 100 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, और तो आगे निकल गया, तो 91 करोड़ कुछ है ये, 92 करोड़ के आसपास हो गया ये। तो इतनी वाइब्रेशंस जब हो जाती हैं उसके अंदर, तब वो 1 सेकेंड के बराबर हमने उसको पकड़ा है, ठीक है ना। तो इसको हमने बेस बनाया, ठीक है। तो ये चीजें, ये सेम वैसे ही है जैसे 9th क्लास में हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ते थे। तो मोशन में हम क्या करते थे, हमने एक रेफरेंस पॉइंट लेते थे। हम भी पता कैसे चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो हम एक रेफरेंस पॉइंट उसमें लेते थे, ठीक है ना। उस रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे अगर उस ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब हम कह देते थे कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। तो ऐसे ही जब हम ये यूनिट्स को जब मेजर करते हैं, तो इसमें भी हमने बेस लिया है, ठीक है ना। जैसे टाइम के केस में हमने सीसीएम को बेस लिया है, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें बेस लेके चलते हैं। और मास के केस में हमने कार्बन C12 को हमने बेस लिया है। तो ऐसे हमें बेस लेने पड़ते हैं, ठीक है ना, बिना उसके हम नहीं निकाल पाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो उसमें 2 टर्म आते हैं, एक तो एक्यूरेसी वर्ड आता है और एक प्रिसिशन आता है, ठीक है ना। आप लोगों ने जनरली सुना होगा भाई ये कितना एक्यूरेट है, कितनी एग्जैक्ट रीडिंग ये देता है, ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए TDS मीटर लेके आते हो घर पे, टोटल डिजोल्व सॉल्वेंट, जो पानी का जो TDS निकालते हैं, तो आप जनरली दुकान वाले से पूछ लेते हो भाई इसकी एक्यूरेसी कितनी है,
कितना एक्यूरेट है, कितना सही रिजल्ट देता है, या आप थर्मामीटर लेके आते हो कितना एक्यूरेट होता है। तो ये दो वर्ड हमेशा सामने आते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसिशन। तो ये होते क्या है, एक्यूरेसी और प्रिसिशन होता है क्या? तो एक्यूरेसी क्या होती है, हाउ क्लोज ए मेजर्ड वैल्यू इज टू द एक्चुअल वैल्यू। तो जो एक्चुअल वैल्यू है, एक तो एक्चुअल वैल्यू है और एक मेजर जो आपने मेजर की है, ये दोनों वैल्यू कितने पास पास में है, कितने पास पास में है, तो वो तो होती है एक्यूरेसी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, आपको पता है कि कोई पानी है मान लीजिए जिसका टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो आपको पता है इस पानी का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपको पता है। फिर आप थर्मामीटर से उसको मेजर करते हो और थर्मामीटर से आ गया, मान लीजिए जब थर्मामीटर से आपने मेजर किया तो उसने उसको शो कर दिया 39.9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे उसकी एक्यूरेसी क्या हो गई, हाई हो गई। तो जितना एक्चुअल वैल्यू के पास उसकी वैल्यू होगी, मेजर्ड वैल्यू, इसका मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की, उस थर्मामीटर की एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो होती है एक्यूरेसी। प्रिसिशन क्या होता है, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज आर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी भी वैल्यूज आप मेजर कर रहे हो वो एक दूसरे के कितने पास है। जैसे मान लीजिए आपने थर्मामीटर से उसको एक बार मेजर किया तो आपकी आई 39.9 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरी बार आपने मेजर किया तो आपकी आ गई 36 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरी बार मेजर किया 38। तो ये जो हर बार आप मेजर कर रहे हो थोड़ा 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 डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसमें से देखा जाता है कि सबसे नजदीक नजदीक कौन सी वैल्यूज है, तो वो होती है प्रिसिशन, वो होती है प्रिसिशन। जैसे देखिए इसमें, जैसे मान लीजिए एक्चुअल, फॉर एग्जांपल ये जो ले रखा है एक्चुअल वैल्यू जो है, किसी भी कोई वजन ले रखा है, जैसे वेट कर रखा है, उसका वेट का एक्चुअल जो वैल्यू है वो 2 kg हमें पता है, ठीक है ना, 2 kg। लेकिन जब आप उसको मेजर करते हो, ये आपने उसको 1 2 3 4 बार उसको मेजर किया, एक बार मेजर किया तो 2 kg आ गया, दूसरी बार किया तो 1.99 kg, 1.98 kg, 2.01 kg। तो इस तरीके से, तो ये क्या है, सब एक दूसरे के पास पास में है। तो यहाँ पे प्रिसिशन रेट क्या होगी, हाई होगी। तो जब मेजर्ड वैल्यूज जितनी ज्यादा पास होती हैं वहां प्रिसिशन रेट उतनी ही हाई होती है, ठीक है ना। और अगर इंडिविजुअल वैल्यू को देखें तो ये इन इन सब में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी है, तो एक्यूरेट होती है जो एक्चुअल वैल्यू के पास में हो। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी होगी, 2.00 kg, ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू के एकदम पास ही है और पास के एग्जैक्ट वही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पहली वाले के साथ तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है और ये सारी आपस में मिलकर क्या बना रही है, प्रिसिशन रेट बहुत हाई बना रही है, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से टारगेट बोर्ड के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए जब आप एरो फेंकते हो, ठीक है ना, तो जब एरो आपने 4 बार उसमें उसमें एरो फेंकी उस पर, और चारों इसी सेंटर आई बुल के ऊपर जाके लगी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्यूरेसी भी क्या होगी, हाई होगी, बिल्कुल एक्यूरेट लगी है, और सारी की सारी आसपास ही लगी है, इसका मतलब प्रिसिशन रेट भी क्या है इसमें, हाई है, प्रिसिशन रेट भी हाई होगी। अब देखिए इसमें, देखिए आप इसमें सब रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये सेकंड सर्कल के अंदर है, ये सारी की सारी किसमें है, सेकंड सर्कल के अंदर है। तो इस केस में एक्यूरेसी क्या है, ये तो हाई है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम सेंटर आई बोल्स, ये आई पॉइंट से देखें, सेंटर वाले से देखें, तो ये सब इक्वल डिस्टेंस पे है लगभग, ये सब इक्वल डिस्टेंस है सेंटर। तो इसका मतलब एक्यूरेसी तो हाई है लेकिन प्रिसिशन क्या है, लो है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज जो है ये आपस में एक दूसरे से काफी दूर है, तो प्रिसिशन यहां लो हो गया। ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें एक्यूरेसी तो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि सेंटर जो पॉइंट था उससे बहुत दूर है, ठीक है ना। तो यहां एक्यूरेसी तो लो है लेकिन प्रिसिशन बहुत हाई है, क्यों, क्योंकि सारी जो वैल्यूज है एक ही पॉइंट को कवर कर रही है, मतलब इस एक ही एरिया के आसपास ही है ये सारी की सारी। तो यहां पे प्रिसिशन हाई हो गया, लेकिन क्योंकि ये एक्चुअल जहां जानी चाहिए थी वहां से दूर है,
तो इसका मतलब एक्यूरेसी जो है इसकी कम है। वेयर सेंट्रल पार्ट शोज एक्चुअल वैल्यू, तो यहाँ से जो सेंट्रल पार्ट है ये हमें एक्चुअल वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इससे हमने इसको, ये भी एक तरीका समझने का इसको। नेक्स्ट टॉपिक आता है एरर्स। एरर का मतलब क्या होता है? गलतियां। तो एरर कई तरीके से हो सकती है। जब आप किसी चीज को मेजर करते हो तो आप कई तरीके से हम लोग गलतियां कर सकते हैं, तो उन गलतियों को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो वो है ये टॉपिक है। तो एरर एक्चुअल में होता है क्या? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो आप अनसर्टेन है, मतलब आपने पक्के सही तरीके से आपने उसको मेजर नहीं किया, तो उस वजह से जो रीडिंग आएंगी वो कैसी आएंगी आपकी, मतलब एक्चुअल वैल्यू से डिफर करेंगी, सही नहीं आएंगी। तो ये क्या है? आपका एरर जनरेट हो जाता है यहाँ पे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने भी मेजरमेंट्स हो सारे अनसर्टेन हो, तो मतलब हम पक्के नहीं है, ठीक है ना, ये जरूरी भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ पीपुल्स इन ए रूम। एक रूम के अंदर कितने लोग हैं ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है, लेकिन उसी रूम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। यानी कि आप जितनी बार कैलकुलेट करोगे यू विल लैंड अप विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ डाटा। जितनी बार भी आप कैलकुलेट करोगे हर बार जो है वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन आप आदमियों को अगर कैलकुलेट करोगे, जितनी बार कैलकुलेट करोगे लगभग सेम आएंगी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि आदमियों को कैलकुलेट करना आसान है उस रूम के अंदर, लेकिन उसी रूम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स को अगर कैलकुलेट करना हो तो वो बहुत मुश्किल है, और जितनी बार आप रीडिंग लोगे उतनी बार आपकी अलग अलग ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमने दो कैटेगरी में बेसिकली इसको डिवाइड किया है एरर्स को। पहली तो है सिस्टमैटिक एरर्स। तो सिस्टमैटिक एरर्स, सिस्टमैटिक मींस वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो दीज एरर्स टेंड टू शिफ्ट द रिजल्ट इन वन डायरेक्शन। तो ये क्या करती हैं, किसी भी एरर को एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगी, मतलब बार बार वही एरर आएगा, ठीक है ना। या तो एरर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे मान लीजिए एक्चुअल वजन है 2 kg, एक्चुअल वेट जो है वो 2 kg है, तो या तो आप जितनी बार भी ले रहे हो रीडिंग वो बढ़ के आएगी 2.01, 2.05 या 2.5 या 3, मतलब बढ़ के आ रही है, या फिर कम होके आएगी, जैसे 1.99, 1.98, 1.5 कम आए, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वैल्यूज जा रही है। अब इस तरह की एरर का कारण क्या हो सकता है, क्या कॉजेज हैं, कॉजेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर। तो एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटल एरर में आपकी जो मीटर स्केल है वो टूटी हुई है, ठीक है, तो उस केस में जब आप उससे रीडिंग लोगे तो वो गलत। जैसे मान लीजिए 15 नॉर्मल जो स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की है, जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं छोटी वाली स्केल। लेकिन अगर मान लीजिए वो शुरू का कुछ हिस्सा टूटा हुआ है, जैसे मान लीजिए शुरू का 1 सेंटीमीटर उसका गायब, तो उस केस में जब आप जो भी आप रीडिंग लोगे वो हमेशा एक्चुअल से क्या आएगी, कमी आएगी। सेकंड है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक प्रोसीजर, या फिर आप जिस तरीके से जो आप मेजर कर रहे हो उसके अंदर कुछ इम्परफेक्शन है, आप और वही गलती आप बार बार दोहरा रहे हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, थर्मामीटर प्लेस्ड अंडर द आर्म पिट मेजर्स लेसर टेम्परेचर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के दो तरीके होते हैं, या तो थर्मामीटर को आप मुंह के अंदर रखो या फिर आप बगल में रखो, आर्म पिट में रखो, और दोनों ही केस में अलग अलग टेम्परेचर आएगा। तो अगर एक बंदा ऐसा है जो हर बार आर्म पिट के अंदर रख के ही टेम्परेचर मेजर करता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका एक्सपेरिमेंटल टेक्निकल एरर हो गया कि हर बार वो गलत तरीके से मेजर कर रहा है, तो ये भी एक है। तीसरी कैटेगरी होती है पर्सनल एरर्स, ठीक है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग ए थर्मोमीटर फ्रॉम बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। जैसे मान लीजिए कि थर्मोमीटर में जो भी रीडिंग आई, अब उसको हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं, या सही तरीका तो है कि उस थर्मोमीटर को बिल्कुल आंखों के सामने रखो और फिर आप मेजर करो, लेकिन अगर हम ऊपर नीचे रख के मेजर करते हैं, मान लीजिए
थर्मामीटर को हमने ऊपर हाइट में पकड़ लिया और फिर हम ऊपर मुंह करके देख रहे हैं तो रीडिंग अलग आएगी, उसको नीचे करके देख रहे हैं तो रीडिंग अलग आएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, पर्सनल एरर, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं एरर्स, तो ये एरर भी उसमें ऐड हो जाती है। फिर आता है रैंडम एरर्स। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, तो इर्रेगुलर एरर्स होती हैं। इर्रेगुलर एरर्स विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड साइन। तो साइज या साइन में हम गलती कर देते हैं कि प्लस माइनस की हम गलती कर देंगे इसमें, ठीक है ना। तो जो मतलब इसमें कैसे भी आ सकती हैं गलतियाँ, या तो हमने कैलकुलेशन के टाइम प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी, या हमने साइज जो है उसको सही ढंग से कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है ना। एक लेंथ हमने मीटर में कैलकुलेट कर ली, दूसरी हमने सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर ली, फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो वो एडिशन जो है वो गलत हो जाएगा वहाँ पे। या तो दोनों की यूनिट सेम हो, या तो दोनों को मीटर में आप रखो, या दोनों को सेंटीमीटर में रखो, ठीक है ना। तो नोट कंसिस्टेंट इफेक्ट्स अक्रॉस द एंटायर सैंपल। तो इसमें एक जैसे इफेक्ट नहीं आते, इसमें आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ सकते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ सकते हैं। जबकि इस वाले सिस्टमेटिक में क्या था, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग था कि एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती हैं एरर्स। लेकिन इसमें जो है रैंडम में कैसे भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन वोल्टेज सप्लाई टेम्परेचर। तो जैसे टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशंस आएंगी या वोल्टेज सप्लाई के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आती है, तो उसमें रीडिंग कभी भी एग्जैक्ट नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। वोल्टेज कभी ज़्यादा भी आएगा, कभी कम भी आएगा, तो वो मीटर जो है सही रीडिंग लेगा नहीं, कभी ज़्यादा लेगा, कभी कम लेगा। ऐसे टेम्परेचर कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, ठीक है। तो ये सब इसमें चलता है। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।